गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 विषय अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कब कहाँ और कैसे। आप सभी को पता है कि वर्ग 6 में जब हम लोग अध्ययन करते थे तो हर्षवर्धन के काल तक उसमें अध्ययन किया गया और अब हर्षवर्धन के काल के बाद वाली जो विषय वस्तु है इतिहास में उसे हम लोग अतीत से वर्तमान भाग 2 में देखेंगे, जो वर्ग 7 में देखेंगे। इसका पहला अध्याय जो है इसमें आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत होती है कब, कहाँ और कैसे से। तो ये प्राचीन काल मध्यकाल में जो परिवर्तित हुआ, तो आपको पहले ही हम बताए थे कि इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांट करके देखते हैं। क्यों 3 कालखंड में बांट करके देखते हैं? तो समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ, जिसका मुख्य दायरा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के आधार पे हम लोग 3 कालखंड में इतिहास को बांट करके देखते हैं, जिसमें अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन काल से अलग मध्यकाल को हम लोग में इस इंट्रोडक्शन क्लास में कब, कहाँ और कैसे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो एक भारत शब्द है, हमारे देश के लिए एक भौगोलिक सीमा के लिए जो भारत शब्द की प्रयोग होती है, जिसे हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो मध्यकाल में ही हिंदुस्तान के नाम से काफी प्रचलित हो जाता है। ये हिंदुस्तान शब्द मध्यकाल में प्रचलित हुआ। तो क्या ये हिंदुस्तान शब्द मध्यकाल में ही आया? नहीं, ये हिंदुस्तान शब्द काफी प्राचीन समय से प्रचलन में था, जिसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी अभी हम लोग लेंगे। आपको जानना होगा कि 516 ईस्वी पूर्व में ईरान के राजा डेरियस प्रथम भारत पे आक्रमण करते हैं और वही सिंधु क्षेत्र के लिए हिंदूस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी से हिंद या हिंदू शब्द प्रचलन में आता है। यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा सिंध से लिया गया है। अब जानते हैं कि सिंधु नदी हमारे देश में बहती है। इसी सिंधु नदी, सिंधु नाम से सिंध से हिंद शब्द को लिया गया और ये हिंद या हिंदू शब्द मुख्य रूप से या हिंदू शब्द ये क्या है? फारसी शब्द है। तो ये फारसी शब्द संस्कृत शब्द सिंध से लिया गया है। अब आगे और देख लीजिए, इसका एक ठोस सबूत क्या है कि 262 ईस्वी में ईरान के ही एक राजा होते हैं शापूर प्रथम। उनका नाम था ईरान के राजा का शापूर प्रथम। और ये शापूर प्रथम क्या करते हैं? तो अपने अभिलेख में सिंध क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द लिखवाते हैं, जो हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया हुआ है, इसका ठोस सबूत है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति मध्यकाल में नहीं, प्राचीन काल में ही हो चुकी थी, जिसे प्रचलन मिली, प्रचलित हुआ, काफी पॉपुलर हुआ वो मध्यकाल में आकर के तुर्कों के समय में। क्योंकि जब हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि तुर्क वाले भारत पे शासन किए और उन्हीं के समय में जितने मुस्लिम शासक हुए वो सभी इस हिंदुस्तान शब्द को 11वीं सदी से ही काफी पॉपुलर कर रहे थे, जो बाबर के आते आते और ज्यादा प्रचलित हो जाता है। और बाबरनामा में आप देखेंगे कि बाबर लिखते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा को वो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सीमा पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में महासागरों से घिरा हुआ है। वो सवाल पूछता भी है कि बाबरनामा किसकी है? तो बाबर की है। चलिए, तो इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं किस प्रकार से भारत में सत्ता परिवर्तन। ये हम लोग 1030 ईस्वी के भारत के बारे में देख रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे तोमर वंश का शासन था। ये वर्तमान का दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे तोमर वंश का शासन था। ये चौहान वंश का शासन था, जो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच स्थित है। मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ भाग चौहान वंशों के अधीन था। बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था वो पाल वंश के अधीन था। उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा है, वो कलिंग राजवंश के अधीन था। यहाँ पे आप देखेंगे कि चालुक्यों का शासन था। यहाँ पे आप देखेंगे वेंगी का शासन था। इसके नीचे चोलों का शासन था। इस प्रकार से और कहीं, ये तो कुछ प्रमुख राज्यों का हम नाम बताए हैं, और छोटे छोटे कुछ राज्य थे जो भारत में उस समय शासन कर रहे थे 1030 ईस्वी में। इस प्रकार से भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जो विदेशी आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को आमंत्रण दे रहे थे कि हम कई खंडों में बटे हुए हैं, कमजोर हैं, और तुम आकर के आसानी से हमें जीत सकते हो। और ऐसी कमजोरी का लाभ उठा करके उस समय विदेशी आक्रमण भारत पे कई बार आक्रमण किए। अंततः 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके अपना शासन स्थापित करते हैं। उसके आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अधीन करते हैं, और फिर वो गजनी चले जाते हैं, जो गजनी अफगानिस्तान में यहाँ पे स्थित होता है। और गजनी से ही वो दिल्ली पे अपना शासन करते हैं, अपने अधीनस्थों को अप करते हैं इन क्षेत्रों में। इस प्रकार से गजनी से अब भारत का शासन व्यवस्था जुड़ जाता है। लेकिन होता यह है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना शासन स्थापित करते हैं और भारत पे शासन शुरू करते हैं, और वो गुलाम वंश का स्थापना करते हैं। इस प्रकार से दिल्ली, पूरे भारत धीरे धीरे तुर्कों के अधीन आ जाता है। आप देखेंगे कि यह सिलसिला 1526 ईस्वी तक चलते रहता है, जब बाबर भारत पर आक्रमण करके अंतिम सल्तनत कालीन शासक जो लोधी वंश के होते हैं, इब्राहिम लोधी, उन्हें परास्त करके मुगल वंश का स्थापना नहीं कर लेते हैं। और अंततः 1526 ईस्वी में बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और हम देखेंगे कि इन्हीं के मुगल काल के जो समृद्धशाली, जो शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब, उसके समय में हिंदुस्तान की सीमाएं इधर अफगानिस्तान की ओर भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार से इसका भारत का सीमा विस्तार होता है, भारत का क्षेत्र विस्तार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन होता है प्राचीन काल के अपेक्षा मध्यकाल में। आगे का परिवर्तन जो आर्थिक सामाजिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।